Good morning friends, this is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda क्रिया शरीर। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का ये है फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेपर 2 सिलेबस के हिसाब से इन मॉडर्न फिजियोलॉजी यानी कि पार्ट बी। आज हमारा पार्ट जो होगा इसके अंदर लेक्चर सीरीज़ में इट इज़ पार्ट 3 ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Last time we are discussing about the menstrual cycle continues with the oogenesis, then ovulation and ovarian cycle हमने अभी तक कंप्लीट किया। जनरल इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करी थी। Now we are moving forward to the menstrual cycle. Okay, to the menstrual cycle regarding the यानी कि the phase over the uterine cycle we can say. Okay, तो उसके अंदर there are different stages are there or the phase are there, phases of the menstrual cycle or the uterine cycle. Okay, the first one is a menstrual phase, second one is a pre-ovulatory phase or the proliferative phase, third one is a ovulation and fourth one is a post-ovulatory phase. Okay, ये 4 फेज जो है वो इसके अंदर होते हैं। चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस आर फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिपेयरिंग सेम फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ओके, जैसे ही ओवुलेशन होता है तो वहाँ पे यूट्रस को हमें तैयार रखना है कि जिसकी वजह से अगर इन केस सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और स्पर्म जो अंदर आता है तो स्पर्म एंड ओवम कंसेप्ट होने के बाद में वो जो ओवम के यूट्रस के अंदर एस्टेब्लिश हो सके और उसका ग्रो हो सके, फिटस के अंदर वो टर्न हो सके, उसके लिए यूट्रस को एक पूरी तरह से यानी कि आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा शब्द दिया है उसके लिए, इट कॉल्ड एज अ गर्भशय्या। ओके, यानी कि गर्भ को सोने की जगह जहाँ पे वो आराम से सो सकता है, जहाँ पे उसे कंफर्टेबल फील हो सकता है, तो यूट्रस का वो ग्रोथ वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है गर्भशय्या। ओके, तो वो तैयार करने के लिए पूरी मैकेनिज़्म जो होती है, एक्शन जो होती है डिफरेंट हार्मोन्स के स्टिमुलेशन के अंदर, दैट्स कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल और द डिफरेंट कॉल्ड एज अ यूटेराइन साइकिल। द सेकंड नेम इज अ यूटेराइन साइकिल। ओके, if the fertilization does not takes place, then the endometrium or the stratum functionalis, okay, the endometrium called as a stratum functionalis is shaded off or the shade off, it's called as a menstrual cycle। यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स हुआ है वो वहाँ पे रप्चर होके शेड होके निकल जाएगा और अल्टीमेटली जो साइज़ है यूट्रस की और द एंडोमेट्रियम की साइज़ जो है वो जो बड़ी हुई थी, थिकनेस बड़ी हुई थी, वो नॉर्मल आ जाएगी। तो वो शेडिंग होने के साथ में वहाँ पे रप्चर ऑफ दी ब्लड वेसल्स भी होगा उसके साथ में, तो इसके साथ में ब्लीडिंग भी इसलिए आती है। एंड द क्लॉटिंग इज द एंडोमेट्रियल सेल्स एंड द लेयर्स ऑफ द एंडोमेट्रियम। ओके, वी कैन से तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कंसिस्ट ऑफ द ओवेरियन एज वेल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे अगर आपको पूरी तरह से पूछा जाए तो यू हैव टू राइट अबाउट द ओवेरियन साइकिल एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द यूटेराइन साइकिल। ओके, ये दोनों साइकिल आपको डिफरेंटली याद रखनी है कि कैसे उसका ग्रो होता है और कैसे वो कंप्लीट होता है। मगर इनकेस एग्जामिनेशन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ अकेला पूछा जाता है देन यू हैव टू राइट दिस 4 स्टेजेस। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज, देन ओव्यूलेटरी फेज, प्री ओव्यूलेटरी phase or the proliferative phase, then ovulation, and last one is a post ovulatory phase. Okay, now hormones controlling the female reproductive cycle are as follows. ओके, तो कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल में करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है मगर फिर भी आई एम रिपीटिंग ओवर हियर। First one is a FSH, that is follicle stimulating hormone. Second one is a luteinizing hormone, that is LH, and ovarian hormones are there, that is estrogen and progesterone mainly ये दो काम करते हैं। Then GnRH, okay, gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus controls the whole reproductive female reproductive cycle।
तो ये सारे हार्मोन्स आपको लिखने हैं जब भी आपको ये पूछा जाता है। तो स्टिमुलेशन ऑफ द हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स का मिलता है यहाँ पे पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए। तो अब यू हैव टू राइट द पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन एंड द ओवेरियन हार्मोन। ओके, नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट फेज इज अ मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, तो जहाँ पे मेंसिस और द मेनार्के, हाँ उसके सिनोनिम है, जहाँ पे ब्लीडिंग अकर होती है। ओके, शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस अलोंग विथ अनफर्टिलाइज्ड ओवम। ओके, एंड द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग हमें दिखती है इट्स कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुएशन और द मेंसेस। ओके, ड्यूरेशन जनरली 4 से 5 दिन की होती है। यहाँ पे अभी आपको पॉइंट्स लिखना है। जब भी एक एक आप ये फेजेस लिखते हो तो वहाँ पे फर्स्ट नेम होता है कि सिनोनिम इफ़ देयर इज़ अ, देन ड्यूरेशन लिखना है कितने दिन के लिए वो फेज़ रहेगा, 4 से 5 डे, यानी कि पहले दिन से 4 और पहले दिन से 5वें दिन तक वो फेज़ रहता है। उसमें यूट्राइन इवेंट क्या होगी, तो शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद द अनफर्टिलाइज्ड ओवम, प्लस सेकेंड वन इज़ अ रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ये दो चीज़ें जो होती है वो यूट्राइन इवेंट कही जाती है। what contains in the menstrual flow, तो फर्स्ट वन इज़ 50 to 150 ml ऑफ ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस एंड द एपिथेलियल सेल्स। ओके, ये चार चीज़ें जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर कंटेंट रहती है। देन आफ्टर ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम बिकम्स थिन एंड ओनली स्ट्रेटम बेसिलिस रिमेन्स। ओके, यानी कि जो ऑलरेडी हमने बात की स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो लेयर कम्प्लीटली शेड ऑफ हो जाता है, और यहाँ पे स्ट्रेटम बेसिलिस जो है बेसिक लेयर यानी कि वो यहाँ पे अकेला रहेगा। द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड passes out of the vagina. Okay, causes of the discharge again लास्ट हमने लेक्चर में बात करी थी, वैसे फिर भी आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। द लोअर लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड causes the menstruation or the menstrual discharge. ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट फेज जिसके अंदर आपको सिनोनिम ड्यूरेशन 4 से 5 दिन, यूट्राइन इवेंट्स क्या होगी, तो शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम प्लस अनफर्टिलाइज्ड ओवम, एंड सेकेंड इज़ ए रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लीडिंग होगा। देन कंटेंट उसमें क्या होंगे, तो ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस एंड द एपिथेलियल सेल्स। ब्लड ऑलमोस्ट 50 to 150 ml जितना होगा। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में ओनली यूट्रस के अंदर स्ट्रेटम बेसिलिस जो है वो रह जाएगा, एंड cause of discharge the low progesterone level in the blood. Okay, just makes sense. Low progesterone level in the blood causes the menstrual discharge or the menstrual phase. Second, pre-ovulatory phase or the proliferative phase. This phase is between the menstruation and ovulation. Okay, तो menstruation ऑलरेडी हो चुका है एंड ओवुलेशन होना बाकी है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन इसका होगा जनरली 6 to 13 डेज़। ओके, यानी कि 6 से 13 या तो 5 से 13 दिन तक उसकी साइकिल रहेगी, उसका जो फेज़ का टाइम रहेगा इन 28 डेज साइकिल। ड्यूरिंग दिस फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH, अब यहाँ पे FSH जो है वो एक्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकुलर begins to the grow, then the secondary follicle develops into the Graafian follicle. Okay, the Graafian follicle size is 20 to 22 mm in the diameter. Follicle secrete the estrogen. Okay, an effect of the estrogen on the uterus in pre-ovulatory phase or the proliferative phase. First one is repairing of the endometrium and second is a growth of endometrium. यानी कि पहले जो स्ट्रेटम बेसिलिस थी उसको कम्प्लीटली रिपेयर करके उसके ऊपर स्ट्रेटम फंक्शनलिस का बिल्डिंग जो है वो चालू हो जाएगा। तो ये एस्ट्रोजन का काम है टू द यूट्रस। ओके, तो यहाँ पे आपको अगेन दो चीज़ें लिखनी है ध्यान में रखते हुए, द यूटेराइन इवेंट्स एंड दी ओवेरी इवेंट्स। ओके, ओवेरी इवेंट्स के अंदर क्या लिखोगे आप, प्राइमरी टू सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन एंड एस्ट्रोजन रिलीज, ये जो होगा वो ओवेरी इवेंट्स के अंदर आएगा। और यूट्राइन इवेंट्स के अंदर आपको दूसरे पॉइंट्स के अंदर लिखना होगा, एस्ट्रोजन एक्ट्स ऑन द एंडोमेट्रियम रिपेयरिंग द एंडोमेट्रियम एंड सेकेंड इज अ
ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो ये दो इवेंट्स आपको अलग अलग से लिखने हैं। इट्स वेरी नेसेसरी टू डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ दैट, ओके, देन ओनली द एग्जामिनर रिकॉग्नाइज दैट यू नो और नॉट, ओके। ओव्यूलेशन अकर, ओके, ओव्यूलेशन, थर्ड हमारा फेज इज ओव्यूलेशन। तो रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल and the release of the secondary oocyte into the pelvic cavity is called as ovulation. ऑलमोस्ट ओव्यूलेशन जो है वो 14 दिन के अंदर होता है, यानी कि 14th डे के अंदर होता है। अगर साइकिल जो है 28 डेज़ की है तो, अगर 30 डेज़ की होगी तो 15th डे होगा, अगर 32 डेज़ की होगी तो 16th डे होगा। जनरली हाफ ऑफ द जर्नी जो है उसमें ओव्यूलेशन होने के चांसेस होते हैं, ओके। तो ये आपके नॉलेज के लिए, यू कैन ईजिली काउंट ऑन पेशेंट्स। हाई लेवल ऑफ estrogen and LH are responsible for the ovulation, okay। luteinizing hormone जो है it's very necessary for the rupturing of the vascular follicle, okay। ये बहुत ज़रूरी है, vascular follicle को रप्चर करने के लिए luteinizing hormone it's very necessary, and also estrogen। after ovulation corpus luteum is formed in the cavity of the ruptured follicle। तो after ovulation यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो वहाँ पे फॉर्म होगा, ओके, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि कौन सा दोष ऑन द वायु जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, यानी कि अपान वायु जो है वो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर द रप्चरिंग, यानी कि आर्तव निष्क्रमण क्रिया उन्होंने लिखा है। तो आर्तव यानी कि ओवम जो है वो रप्चर होने के लिए हमें अपान वायु नॉर्मल फंक्शन होने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं हमेशा ये आयुर्वेद के साथ में आपको कोरिलेट करके बताऊंगा कि अपान वायु डिस्टर्ब होता है, काफ़ी सारे कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर एक कॉजेटिव फैक्टर है सिंपल हमारा इंडाइजेशन लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशन की वजह से अपान वायु ज़्यादा डिस्टर्ब होगा और लीड्स टू दी ओव्यूलेशन, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर उसकी इफ़ेक्ट आ जाएगी, और अल्टीमेटली जो है वो ओवम रप्चर या ओव्यूलेशन में वो दिक्कत शुरू कर देगा। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि हमें अपान वायु को पहले बेसिकली ठीक करना है जब भी आप फर्टिलिटी केसेस जो हाथ में लेते हो। तो उसके अंदर वी हैव टू सी कि वायु का जो बिगड़ना, यानी कि विशेषण ऑफ द वायु जो है वो कितनी मात्रा में, अगर सिवियरिटी है तो आपको सीधा बस्ती के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू गो फॉर द पंचकर्म, दैट इज़ द बस्ती। सर्टेन जो घी और सर्टेन ऑयल्स जो रहते हैं उसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है, मगर द बेस्ट ऑयल फॉर द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शोधन, ओके, हियर आई एम द वर्ड यूजिंग दैट शोधन, ओके। शोधन जो है उसके लिए द बेस्ट तेल बोला गया है वो है काले तिल का तेल, यानी कि सिसमी ऑयल, ब्लैक सिसमी ऑयल इज़ द बेस्ट tonic or the detoxification it uses for the detoxification of the reproductive system, whole system get detoxified, okay। तो अगर fertility cases आपके पास आते हैं और if you have to do viration and then बस्ती, तो विरेचन के अंदर मेजरली आपको सिंपल ब्लैक सिसमी ऑयल जो है वो स्नेहपान के तौर पे यूज़ करना चाहिए। तो उसके वजह से कम्प्लीटली ओव्यूलेशन जो है, स्पेशली अपान वायु जो है, गेट क्लियर्ड आउट बाय द होल सिस्टम, और उसकी वजह से अल्टीमेटली जो फॉर्मेशन जो रप्चरिंग ऑफ द ओवम है वो नॉर्मली हो पाएगा, ओके। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द अपान वायु, and obviously pranavayu is also there for the mental function, for the mental function। तो उसके बाद में अगर हम उसे कोरिलेट करें तो बस्ती में वर्ध चिकित्सा फॉर द वायु उन्होंने चरक संहिता के अंदर बोला गया है। तो कोई भी फर्टिलिटी केस के अंदर अगर आपको समझ नहीं आता है तो यू कैन गो फॉर दी बस्ती पंचकर्मा, वो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देगा एंड दी सिम्टोमेटिकली एंड ऑब्वियसली जो पूरा फर्टिलिटी केस है वो आपको अच्छी तरह से ट्रीट हो सकता है, ओके। मगर इसके साथ में अगेन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट द पथ्य, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेट ऑन द पर्टिकुलर फूड
the exercise regimen and the relaxation processes just like योग निद्रा या hypnotic sessions like कि self hypnotic sessions is very important in the relaxation purpose और the आयुर्वेद के अंदर बोला गया है कि अगर कंसीव करना है हमें तो there is a सूत्र in चरक संहिता सौमनुष्य गर्भधारणानाम श्रेष्ठम, यानी कि मन अगर नॉर्मल कंडीशन में होगा तो वी कैन से कि वहाँ पे कंसेप्शन के चांसेस रहते हैं. ओके, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना चाहिए इसमें पर्टिकुलरली. देन अगेन इतना आयुर्वेद के तौर से हमें समझना है. देन वी आर फॉरवर्डिंग टू दी फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम. तो ऑलरेडी मैंने बोला कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग के लिए इट्स वेरी नेसेसरी. कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स द फॉलोइंग हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, देन एस्ट्रोजन, देन रिलैक्सिंग, देन इनहिबिन. अगेन ये दोनों हार्मोन रिलैक्सिंग एंड इनहिबिन का उतना ज़्यादा काम नहीं होता, इसीलिए उसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है कहीं भी. पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज फेज यानी कि लास्ट फेज ल्यूटियल फेज के अंदर वी हैव टू राइट द ओवेरियन फेज एंड द सेकेंड वन इज़ अ ओवेरियन फेज एंड द यूट्राइन फेज. ओके, ये दोनों हमें लिखना है. तो फर्स्ट LH स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम. ड्यूरिंग दिस फेज progesterone level increases. This is also called as a luteal phase. Effect of the progesterone and the estrogen produces by the corpus luteum on the uterus. Due to this hormone, endometrial gland grows in the size, blood flows and the endometrial increases and thickness up to the 12 to 18 mm. Okay, 12 से 18 mm तक जो है endometrial thickness increase होती है. This uterine changes takes place 1 week after ovulation for implantation of the fertilized ovum. If fertilization doesn't take place, the corpus luteum starts degeneration after 2 weeks of the ovulation. Okay, यानी कि 2 वीक 14 दिन में अगर हमारा ओवुलेशन हुआ है तो आफ्टर 2 वीक्स यानी कि 28 डेज के आसपास डीजनरेशन कॉर्पस ल्यूटियम का होना शुरू हो जाता है. और वहाँ पे जैसे ही डीजनरेशन शुरू होता है प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट कॉज मेंस्ट्रुएशन. ओके, ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम progesterone and estrogen level of the blood decreases, inhibin level increases. Due to negative feedback, level of GnRH, FSH, LH increases and due to decrease in estrogen and progesterone level, menstrual phase of menstrual cycle begins and vaginal bleeding and in ovary growth of new primordial follicle into secondary follicles begins. Okay, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है और वहाँ पे ओवेरी के अंदर ग्रोथ ऑफ न्यू प्रीमॉर्डियल फॉलिकल टू सेकेंडरी फॉलिकल चालू हो जाता है. पैथोफिजियोलॉजिकली देयर आर 4 थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. वन इज़ एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन. देयर इज़ लॉट ऑफ कॉजेज फॉर इट, एमेनोरिया. Then menopause, the stoppage of the menstrual cycle after the age of 45. Puberty, the age of which secondary sex characters of the male and female starts developing in called as a puberty. Menarche, the first monthly period is called as a menarche. First time जब menstruation होता है, that's time is called as a menarche. Okay, तो इतने नाम आपको याद रखने. There is lot of diseases regarding the menstruation, amenorrhea, menorrhagia. ओके, तो ऐसे कई सारे डिसीज़ जो है वो इसके अंदर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी कम्प्लीटली एब्सेंस जो रहता है, थोड़ा भी मेंस्ट्रुएशन नहीं दिखता, इट्स कॉल्ड एज अ मेनोरिया. आयुर्वेद के साथ में अगर कोलेट करें तो यहाँ पे वात गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, वात जो है वो ब्लड को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ अनार्तव. ओके, अनार्तव डिसीज़ का नाम है, इट्स कॉल्ड एज अ एमेनोरिया. मैं थोड़ा आपको पैथोफिजियोलॉजी के अंदर और ज़्यादा डिस्क्राइब करवा देता हूँ. उसके अंदर थोड़े अलग अलग डिसीज़ जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है. क्लिनिकल लेवल पे भी आपको नाम याद होना चाहिए. तो फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज AUB यानी कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग. ये एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में नहीं है, इसलिए आपको अगर ध्यान से सुनना है या तो यू कैन राइट इन योर नोट्स. Abnormal uterine bleeding which may include heavy menstrual bleeding or no menstrual bleeding
द अमोनोरिया इज ऑल्सो कम्स अंडर इनटू द AUB, और ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स। ओके, कई बार क्या होता है कि यूट्रस के अंदर अगर कोई चेंज हो या सिस्ट हो या ट्यूमर हो, तो इन बिटवीन टाइम में भी, यानी कि 28 डेज कंप्लीट होने के बाद जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसके अलावा भी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, तो इट्स कॉल्ड एज अ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल टाइम ब्लीडिंग जो होता है उसे AUB एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो कहा जाता है। डिसमेनोरिया दैट इज़ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन डेफिनेटली टाइम टू टाइम आ रहा होगा, मगर जब भी आ रहा होगा इट्स वेरी पेनफुल। ओके, तो उसको बोला जाता है डिसमेनोरिया। देन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ओके, जनरली प्री मेंस्ट्रुअल PMS जो है वो यंगर एज में बहुत कम दिखता है। ये जनरली मेनोपॉज आने की शुरुआत होती है तब ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो दिखा जाता है। उसके अंदर मोर ऑफ जो सिम्टम्स होते हैं वो मेंटली यानी कि माइंड को रिलेट जो सिम्टम्स जो होते हैं, जस्ट लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन टाइप ऑफ थिंग, मूड स्विंग्स, ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं उसको बोला जाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ओके, देन प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर, यानी कि PMDD। ओके, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर। ओके, PMDD। तो PMDD के अंदर जनरली इट इंक्रीज द इन सीवियरिटी एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोग्रेस, to be relieved when the menstrual flow begins or the soon after, and are the present for at least 3 consecutive menstrual cycle. Okay, तो ये जो symptoms है वो ऑलमोस्ट 3 साइकिल तक जो है वो दिखते हैं PMDD और PMS के अंदर। ओके, नाउ थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्यों होती है? तो फर्स्ट थिंग उसके कॉजेटिव फैक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ इन द यूट्रस सच एज पोलिप्स, सिस्ट और द फाइब्रॉइड्स, मेडिकल कंडीशंस जनरली होने की वजह से, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका इम्बैलेंस होने की वजह से, और द टू मच और नॉट इनफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, देन इट मे लीड्स टू दी थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड प्रॉब्लम की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जैसे कि वॉन विलबर्ड डिसीज़ और अ माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा ITP जिसे कहते हैं वो हो सकता है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स जो है बहुत कम हो जाते हैं। लीवर और द किडनी डिसीज़ उसकी वजह से हो सकता है। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। देन मेडिकेशन सच एज एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स सच एज क्लोपिडोग्रेल जो हैवी कोलेस्ट्रॉल के अंदर दिया जाता है। लिपिड प्रोफाइल अगर डिसबैलेंस है यानी कि डिसलिपिडेमिया है तो वो दिया जाता है। और द हिपेरिन फॉर द ब्लड पतला करने के लिए। देन गायनेकोलॉजिक कंडीशंस लाइक फाइब्रॉइड्स, मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन्फेक्शंस, प्रीकैंसरस कंडीशंस, ऐसी चीज़ों में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। देन एमेनोरिया होने के चांस, इसमें 2 अलग अलग एमेनोरिया है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी एमेनोरिया एंड द सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया इज़ डायग्नोस्ड इफ़ यू टर्न 16 एंड हैवंट मेंस्ट्रुएटेड। ओके, यानी कि मैनर के जो 12 या 13 साल की एज में हो जाता है मगर वो न हो और 16 साल तक न हो तो इट्स कॉल्ड एज अ प्राइमरी एमेनोरिया। ओके, देन सेकेंडरी एमेनोरिया, इसके अंदर मेनली वेट इज़ द मोस्ट कॉजेटिव फैक्टर इज़ देयर, कि बीच में जो है वेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से या जो खाना पीना हमारा ध्यान में ना रखा जाए या तो हैवी फूड लेने की वजह से सेकेंड एमेनोरिया जो है वो हो सकता है। यानी कि एस्ट्रोजन लेवल इंक्लूडिंग या तो स्ट्रेस, वेट लॉस के लिए अगर ज़्यादा कुछ करते हैं, एक्सरसाइज और इलनेस, ये सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी एमेनोरिया को प्रमोट करती है। दिस मेनोरिया सिवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। ओके,
तो जो शेडिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल यानी कि एंडोथेलियल जो सेल्स है उसको शेड करने के लिए यूट्रस को बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़े, कंप्रेस करना पड़े, तो इसकी वजह से क्रैम्प्स जो है वो आने की शुरुआत हो जाती है और पेन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो इतने जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमें ये याद रखना है। पीएमएस के अंदर जनरली फिज़िकल सिम्टम्स में ब्लोटिंग, स्वोलन, पेनफुल ब्रेस्ट, फटीग, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, क्लमजीनेस, ये बेसिक चीज़ें रहती हैं। एंड इमोशन के अंदर, इमोशनल सिम्टम्स के अंदर एंगर, then anxiety, mood swings, crying, depression, inability to concentrate. So you can see here the physiological and the psychological symptoms are there to अंडरस्टैंड दी होल PMS थिंग, जो जनरली बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस की वजह से रहने से बिफोर द मेनोपॉज भी ये सिम्टम्स दिखे जाते हैं और इसकी वजह से जल्दी से मेनोपॉज भी आ सकता है। तो PMS जो है वो ट्रीट करना ज़रूरी होता है इन सर्टेन, और अगर जल्दी से जल्दी ट्रीट करें तो साइकोलॉजिकली हम उसे नॉर्मली कर सकते हैं। ओके, तो इतने पैथोफिजियोलॉजिकली हमें मेंस्ट्रुएशन और उसके डिसीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। आयुर्वेद के डिसीज़ जो है आप चरक संहिता के अंदर ब्रीफ करोगे तो देयर इज़ चरक चिकित्सा सन 30th चैप्टर योनि व्यापद। ओके, उसमें 20 टाइप्स ऑफ योनि व्यापद जो एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। इट्स वेरी डिटेल्ड थिंग। अगर टाइम परमिट करेंगे तो हम सिलेबस के ऑल्टर में भी वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, मगर अभी हम क्रिया शारीर के सिलेबस के साथ स्टिक टू रहने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हियर डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एंड प्लीज़ शेयर दिस lecture to your colleagues and subscribe my channel, that is Vedic Ayu Productions. Best of luck. Have a nice day, my dear students. Take care.